अच्छा बनाने की कोशिश के पीछे एक मोटा पैसा है ना, जो इंटरव्यूज में भी आप बोल चुके हो, जिसपे लोग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। 1 जी। लाख प्लस 18% जीएसटी, जी, वो तो है ना, होगा। बहुत बहुत क्लियर रखते हो कि 18% जीएसटी भी जी, है। जी। तो आपके सैलून में ये आपका प्राइस है या जी, नॉर्मल नहीं, आदमी नहीं, कोई नहीं। घुसता है तो ये उसका प्राइस है? My father died while doing his haircut during मर्द फिल्म की शूटिंग। मर्द फिल्म की शूटिंग की कंटिन्यूटी के लिए वो मैसूर गए थे और जो कर रहे थे हेयरकट तभी उनको चेस्ट पेन हुआ एंड नेक्स्ट डे ही डाइड। सो his last haircut was Amitabh Bachchan's haircut. My father did Mundan for not only Abhishek Bachchan, many actors who are like Sanjay Dutt, अभिषेक बच्चन, जाहिद खान, राहुल खन्ना, अक्षय खन्ना, ये सबके मुंडन डैड ने किए हैं कि उनका फर्स्ट हेयरकट होता है। इनफैक्ट एनिमल का जो क्लाइमैक्स है, जब अजीज़ आके मारता है, वो 2 दिन डिले हुआ था मेरी डेट की वजह से। तो 7 तारीख को शूट थी, वो 9 तारीख को की गई क्योंकि मेरे पास डेट नहीं। एनिमल का भी कैरेक्टर ऐसे ही डेवलप हुआ था, आहिस्ते 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 आहिस्ते। वे वांगा सर सेड वंस कि कि लॉन्ग हेयर इज नॉट वर्किंग, he is looking like Sanju, like how Ranbir was playing Sanju, he was playing Sanjay in Sanju, कि वैसा लग रहा है। फिर मैंने उनको कन्विंस की वैसा नहीं लग रहा है, लंबे बाल, सब लंबे बाल एक जैसे नहीं लगते। जब आप पैकेजिंग में देखोगे दाढ़ी के साथ इसके साथ तो नहीं लगेगा। Sanju you can say, Sanju you can say was very challenging because of making him look like Sanju, because when we were doing in the starting he ended up looking like Rishi Kapoor instead of Sanjay Dutt. He was looking like his father when we were doing prosthetic and everything, and then we saw the pictures. राजकुमार ईरानी सर की आलिम में तो ऋषि सर लग रहा है, संजू नहीं लग रहा, और एक्चुअली वैसे ही था। फिर हमने मैंने कुछ 21 लुक टेस्ट किए थे, 21 लुक टेस्ट। नो, आई थिंक सो बोथ। अगेन विराट कोहली हैज गॉट more swag when comes for a packaging, and Dhoni has got more coolness. एक होता है कि धोनी is cool and विराट is hot, और जब फिल्में होती हैं तो रणबीर कपूर नहीं लगना चाहता, विकी कौशल लगना नहीं चाहता, शाहिद कपूर लगना नहीं चाहता, रजनी सर नहीं लगना चाहते क्योंकि रजनी सर के बाल हैं नहीं। हेलो, हाय, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं गलाटा इंडिया और मेरा नाम है अविनाश पाल। अक्सर आपने हीरो लोगों के इंटरव्यू सुने होंगे, हीरोइनों के इंटरव्यू सुने होंगे, प्रोड्यूसर, मेकर, इन सब से आपने बातचीत की होगी या देखा होगा। लेकिन आज जो मेरे साथ पर्सनैलिटी है वो आपके हीरो को हीरो बनाता है। विराट कोहली से महेंद्र सिंह धोनी तक, सलमान, रजनीकांत से लेके तमाम अन्य बड़े बड़े चेहरे तक इन्होंने हेयर कट दिया है, उनके हेयर्स को स्टाइल किया है। मेरे साथ है वेरी अमेजिंग आलिम हक्की। थैंक यू सो मच आलिम साहब, स्वागत है आपका। मुझे you. आपकी थोड़ी सी जर्नी के बारे में जानना है, मैं वहाँ से शुरू करूँगा। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपका जो टैलेंट है, आपका जो हुनर है, आपके वालिद साहब से मिला है। आप कह सकते हो ऐसा कि वालिद साहब से खून में होता है ना, जैसे आप बोलते हो कि मच्छी जब पैदा होती है तो उसको कोई तैरना नहीं सिखाता, अपने आप तैरने लगती है। हाँ। तो मैं खानदानी एक सलमानी खानदान से बिलोंग करता हूँ जिसमें सब हेयर ड्रेसर ही होते हैं। तो हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है उसको पता होता है कि उसको हेयर ड्रेसर ही बनना है, तो ये एक खानदानी सिलसिला चलते आया है। बट जब मेरे डैडी का इंतकाल हुआ, मैं सिर्फ 9 साल का था, मैं बहुत छोटा था तब। ही वॉज 39 करेक्ट। हाँ, और मैं 9 साल का था। तो 9 साल में किसी को पता नहीं होता क्या बनना होता है, और हाँ, घर से प्रेशर था। जब वो गए तो पैसा वैसा कुछ था नहीं घर में, और वो जो कमाते थे, ये दुनिया को पता है कि ही वॉज द मोस्ट आइकॉनिक हेयर स्टाइलिस्ट ऑफ आवर कंट्री, और वो पहले ऐसे हेयर ड्रेसर थे जिन्होंने इतना नाम कमाया था इंडिया में, और वो सबके बाल करते थे। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जहाँ आप अमित जी से लेके, दिलीप साहब से लेके, सुनील दत्त से लेके, शशि कपूर से लेके, जितने भी एक्टर हैं उन सब के बाल वही करते थे। तो जितनी आपने फिल्में देखी होंगी वो टाइम की, दीवार, शोले, बच्चन साहब का आइकॉनिक हेयर कट भी उनका ही दिया, उन्होंने क्रिएट किया था, जो बॉम्बे टू गोवा के बाद स्टार्ट किया था करने के लिए, और तब जाके वो आहिस्ता आहिस्ता वो लुक आइकॉनिक बनते गया। शोले से वो आइकॉनिक हो गया लुक। तो मैं बहुत छोटा था, और जब मैं कॉलेज गया तो मैं काफ़ी लोगों को देखा मैंने कॉलेज में कि बहुत मेरे कॉलेज में कूल क्राउड है और बहुत सारा स्वैग है और स्टाइल है, और सब एक्टिंग करते थे। और वहाँ से मैं मिथिबाई कॉलेज में था, तो वहाँ पर विवेक ओबरॉय से लेके पराग देसाई तक। जी, विवेक ओबरॉय और मैं क्लासमेट रहे, और श्रेयस तलपेड़े भी।
तो हम सब एक्टिंग करते थे कॉलेज में, और एक्चुअली मैं काफ़ी अपने स्कूल डेज में मैं काफ़ी क्वर्की और फनी हुआ करता था, और मैं लोगों की मिमिक्री और नकलें उतारा करता था, अपनी टीचरों की बहुत नकल उतारता था। तो जब कोई फ्री पीरियड होता था कि टीचर नहीं आई है और ये फ्री पीरियड है, तो कोई इंटरटेनमेंट के लिए स्टूडेंट को बोलते थे आप एक्टिंग करके दिखाओ या मिमिक्री करके दिखाओ, तो मैं सब प्यून से लेके सबकी मिमिक्री करता था। और जब फेयरवेल डे भी हुआ 10th में, तो मैंने काफ़ी लोगों की मिमिक्री की थी। तो इस तरह से मुझे मिमिक करने का बहुत शौक था। और मुझे पता चला कि मिठी भाई में कल्चरल एक्टिविटी का काफ़ी डिमांड है, और वहाँ पर लोगों को काफ़ी स्पोर्ट्स कोटा और कल्चरल एक्टिविटी में काफ़ी लोगों को इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो जब मैंने अपनी प्रिंसिपल को कहा कि मुझे ये सब चीज़ें आती है और मैं एक्टिंग भी कर सकता हूँ और काफ़ी अवार्ड जीतूंगा कॉलेज के लिए अगर आप मुझे लोगे, तो दे वर वेरी हैप्पी। दे सेड कि ओके, आप इतना कुछ बोल रहे हो, करके दिखाओ हमको। तो मैंने सबके सामने करके दिखाया, दे वर वेरी हैप्पी। एंड देन व्हेन आई गॉट द एडमिशन, then they told me that now you have to take part in the competitions, and then I started taking part in the competition, और मैंने काफ़ी सारे अवार्ड जीते कॉलेज में, जैसे कॉपवुड, इप्टा, मल्हार, ये सब फेस्टिवल्स होते थे, मैंने सब में अवार्ड जीते, और वो ट्रॉफीज अभी तक कॉलेज में है। और मैं काफ़ी माइमिंग और मिमिक्री में उस्ताद था, तो मैं और श्रेयस काफ़ी माइमिंग करते थे। माइमिंग मतलब ब्लैक एंड वाइट करके। तो जो फेमस फिल्म डायरेक्टर है साजिद खान, वो भी हमारे कॉलेज के, तो हमसे सीनियर थे, एंड ही वाज आल्सो ग्रेट माइमिंग आर्टिस्ट। जो कि जब मैं कॉलेज में गया तो मुझे पता चला कि साजिद खान करके एक आदमी है जो कि सब ट्रॉफीज वही जीतता है हमेशा। तो जब मैंने उनका परफॉर्मेंस देखा तब मैं हिल गया। तो काफ़ी रोबोटिक परफॉर्मेंस करते थे, ब्रेक डांस टाइप का होता था, और काले कपड़े पहन के मुंह पे सब सफ़ेद करके करते थे। तब मैं उनसे भी इंस्पायर हुआ, और फिर मैंने अपनी स्क्रिप्ट्स बनाई, अपनी स्टोरीज बनाई, और जब मैं करने लगा तो काफ़ी दोस्त बने। ऑब्वियसली लाइक माइंडेड पीपल, जब आप उठते हो बैठते हो तो सब क्रिएटिव होते हैं। क्रिएटिव मतलब अलग अलग फील्ड के क्रिएटिव लोग, तो कोई डांस में, कोई लाइट्स में, कोई जब आप थिएटर करते हो तो आप सबके साथ बैठते हो। जो लाइट्स करता है वो भी आपके साथ बैठा है, जो कॉस्ट्यूम कर रहा है वो भी कर रहा है, बैठे हैं, जो कोरियोग्राफी कर रहे हैं प्लेस की वो भी आपके। तो आपको सब वर्ल्ड का जो है वो क्रिएटिव जूसेस जो कैनवास होता है बड़ा हो जाता है। बट समहाउ अविनाश, जब मैं FI BCom में आया ना, मैं खुश नहीं था अपने आप से कि मैं कर क्या रहा हूँ, और आई शुड स्टार्ट डूइंग है। और मैं प्रैक्टिस करते ही था, पीठ पीछे में फिर भी प्रैक्टिस करता था, मुझे पता था प्रेशर थिएटर के साथ ही साथ ये चीज भी कर रहे थे। प्रैक्टिस करता था। और कहाँ पे, अपना ही कुछ था या किसी और के? नहीं, अपने घर पे करता था, बालकनी में करता था, और कुछ भी नहीं था मेरे पास। एक फैन था बहुत छोटा सा, और एक जो डैडी की पुरानी कुर्सी थी, जब उनके वो कुर्सी पड़ी हुई थी, मतलब वो एक होता ना एम्प्टी सैलून, वो पड़ा हुआ था, बंद था, मतलब कुछ नहीं था। तो साइन बोर्ड भी उनका था, हकीम्स के नाम से साइन बोर्ड था। तो जैसे फिल्मी कहानियों में होता ना कि ये लेगेसी को कैसे लेके जाए, ये एक बंद है, जैसे आप करण अर्जुन में देखते हो पुराना ये वो। तो मेरे दिमाग में ऐसा फ्लैशबैक था कि मैं ये नाम को हकीम्स के नाम के आगे आलिम लगा के इस लेगेसी को आगे लेके जाना चाहता हूँ, हकीम जालिम करना चाहता हूँ। तो मैं वैसी प्रैक्टिस करता, विवेक ओबरॉय के भी बाल काटता था मैं, बॉस को वही अपनी घर की बालकनी में बॉस को सीजर मैं काटता, मैं उनको बोलता था कि ये प्ले तो कर रहा है, मैं बाल में ही काटूंगा, प्ले में एक्टिंग भी कर रहा हूँ, बाल भी काट रहा हूँ। और कुछ प्लेज मैंने डायरेक्ट भी किए थे जिसमें विवेक और श्रेयस एक्टिंग करते थे। ओके। तो करते 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 सबको मेरा काम अच्छा लगने लगा, सब बोलते थे वेरी कूल हेयरकट, हु गेव यू दिस हेयरकट? बोला आलिम गेव इट। सो जब लड़कियां उनसे पूछती थी कि यू लुकिंग वेरी कूल, तो आलिम गेव इट, तो मुझे लड़कियां बहुत ऐसे देखती थी, अरे देयर टू टीज मी, अरे आपको पता है हमारे कॉलेज में ना एक बाबर है, और हजाम है एक। तो मेरा ना बहुत मजाक उड़ाया जाता था। जब मैं जैसे कैंटीन में जाता था तो लोग बोलते थे देखो लुक एट दिस, अ बाबर हैज कम टू आवर कॉलेज एंड लुक एट हिम। तो दे ऑल आई यूज्ड टू ऑलवेज थिंक कि एक दिन मैं ऐसा प्रूव करूंगा कि इन्हीं के बच्चे मेरे एकेडमी में आएंगे और हेयर ड्रेसर बनेंगे। और बिलीव मी अविनाश, ऐसा हुआ है, उन्हीं के बच्चे हमारी एकेडमी में सीखते हैं, एंड दे वांट टू बिकम लाइक आलिम हकीम। दे वांट लाइक मेरे मन में ऐसा था कि मैं इनको इंस्पायर करूंगा कि वो मेरे ऐसा बनना चाहे, क्योंकि हेयर ड्रेसिंग को लोग इतना सीरियसली नहीं लेते थे। और कोई माँ बाप अपने बच्चों को ऐसा नहीं बोलते थे कि क्या, हमारे देश में कुछ प्रोफेशंस होते थे जिसमें माँ बाप प्राइड फील करते थे कि डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा या पायलट बनेगा, 3-4 हाँ, कि ये बनेंगे तो उनका एक ओहदा होगा, इज्जत होगी। तो मुझे वो माइंडसेट कहीं ना लोगों का चेंज करना था कि जब भी मैं ये काम करूँगा, मैं अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट करूँगा कि लोग वो देख के इंस्पायर हो कि नहीं, ये प्रोफेशन में आप काफ़ी सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो, इसमें आप एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हो, इसमें आप नाम कमा सकते हो,
इसमें लोग आपके साथ सेल्फी ले सकते हैं, आपके साथ फोटोग्राफ खींच सकते हैं। तो ये काफ़ी होता है। आपको पता है कि अच्छे से अच्छा डॉक्टर भी अगर आपका ऑपरेशन करे, आपको ठीक कर दे, आप फिर भी उसके साथ सेल्फी नहीं खिंचाते हो। सेल्फी नहीं लेते हैं, करेक्ट। पायलट अच्छे से अच्छी लैंडिंग कर ले, फिर भी आप उसके साथ सेल्फी नहीं लेके जाते हो। थैंक यू बोल के चले जाएंगे। हाँ, वो भी नहीं बोलते। अच्छे से अच्छे इंजीनियर ने आपकी अगर बिल्डिंग बना दी, उसके बाद भी आप सेल्फी नहीं लेते। तो आपने तो कहीं ना कहीं मैंने ये माइंडसेट लोगों का चेंज किया, अपनी एक ऐसी इमेज क्रिएट करने की कोशिश की। देखो, मैं अंदर से बहुत दाल चावल इंसान हूँ। ये सब जो मेरे दोस्त मुझे जानते हैं कि जो भी मेरा ऊपर का लुक है ना, ये सब ऊपर का है, अंदर से आदमी अलग है। ऊपर से, क्योंकि मैं हमेशा पैकेजिंग में बिलीव करते आया हूँ। मैं जब कोई ऐसे गुलदस्ता जब बनाता है ना कोई इंसान, तो जो बना रहा है ना, तो मैं उसको बहुत गौर से देखता था कि किस तरह से जो अलग अलग फूल है उनको लेके एक प्यारा सा गुलदस्ता बना रहा है, फिर उसकी एक प्राइस रख रहा है। अगर आप एक गुलाब का फूल लेते हो तो आपको पता है 10 रुपये का है। जब वो 10 गुलाब का फूल है तो 1000 रुपये का नहीं है, वो 3000 रुपये का है, क्योंकि उसके अंदर उसने उसको खूबसूरत तरीके से पैकेज किया है, कुछ और चीज़ें डाली है, कुछ और एलिमेंट्स डाले हैं फ्लावर के, तो एक उसका एक ब्यूटीफुल पॉट बना है। इसी तरीके से आप गिफ्ट रैप भी करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो रिबन किस तरीके से बांध रहे हैं, पैकिंग क्या कर रहे हैं। मैं पैकिंग का कुछ एक्स्ट्रा पैसा दूं क्या, ताकि और अच्छी पैकिंग हो। तो बाल भी वैसे ही हैं, आप उनको पैकेज कैसे कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। बाल तो सब काटते हैं, आप उसमें क्या नया लेके आ सकते हो, हाउ यू ट्राइंग टू ब्रेक द आइज, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो दैट होमवर्क आई डिड अ लॉट। मैंने वो स्टडी किया है कि लोग क्या कर रहे हैं, और सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में मैंने स्टडी किया कि लोग क्या कर रहे हैं, मैं उनसे क्या अलग करने की कोशिश करूं, ताकि लोग मेरे पास आए और जो मैं कर रहा हूं वो दूसरों से कैसे अलग हो। तो वो मैंने किया, और आहिस्ता 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 सक्सेस मिलती गई। तो एक एक्टर से फिर दूसरे एक्टर से तीसरे एक्टर, फिर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, फिर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री, फिर तमिल फिल्म इंडस्ट्री, फिर फिर सारे क्रिकेटर्स, ओपनिंग बैट्समैन से लेके लास्ट बैट्समैन तक, मतलब सारे के सारे फिर हकीम जालिम में आने लगे। तो इस तरह से वो ब्रांड बन गया। और कंसिस्टेंसी में मैं काफ़ी बिलीव करता हूँ, क्योंकि आपको ये बिलीव नहीं करना चाहिए कि आप बेस्ट हो। आप ये चीज़ तो सोचनी ही नहीं चाहिए कि आपको यू हैव टू बी बेटर देन व्हाट यू आर। अगर आपको लगता है कि आज अपने को अच्छा काम, नेक्स्ट जो कल है आपका या जो शाम है आपकी, वो सुबह से बेहतर होनी चाहिए काम में। तो ये मैं हमेशा बिलीव करता हूँ सब चीज़ों में। कोई ये बोलता है ना यू आर द बेस्ट, मैं सुनता ही नहीं है, कान से सुनता हूँ, दूसरे कान से निकाल देता हूँ। और इस चीज़ों में कभी बिलीव ही नहीं करता हूँ। मैं हमेशा अपने आप को क्रिटिसाइज़ करता हूँ, अपने दोस्तों को क्रिटिसाइज़ करता हूँ। मेरे जितने भी दोस्त हैं फिल्म इंडस्ट्री में, उनको पता है कि मैं उनका क्रिटिक हूँ बहुत बड़ा, उनकी फिल्मों का, उनके काम का, उनकी चीज़ों का। मैं आपको अगर ऐसे ऐसे मैसेज दिखाऊंगा, मेरे और जितने जितने सुपरस्टार्स है, मैं उनके मुंह पे बोलता हूँ कि ये पिक्चर तेरी ख़राब है, ये सीन तेरा ख़राब था, वो सीन तेरा ख़राब था, यहाँ तू ख़राब था। एंड दे एक्चुअली टेक इट, बिकॉज दे ऑल्सो अग्री विद मी कि ऑडियंस को तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये वीक पॉइंट थे। तो मैं काफ़ी फ्रैंक और काफ़ी ओपिनियटेड हूँ अपने दोस्तों के लिए। मुझे याद है जब मैं मुकेश छाबड़ा से बात कर रहा था, तो बोले अविनाश, हम जिस फील्ड में है ना, एक प्रॉब्लम क्या होगी, अब हर कोई चाहता है कि मैं उसे कास्ट करूं जी। और मैं भी अब लोगों को उसी नज़र से, अच्छा इसको शायद मैं इस रोल में पिक कर दूं, इसको उसमें कर दूं। अब आप क्योंकि जिस पेशे में हो, जिस प्रोफेशन में हो, आप लोगों को देख लगता है यार ये हेयर स्टाइल अच्छा हो सकता था, ये दाढ़ी अच्छी नहीं है, ये अटायर और बेहतर हो सकता था। आप करेक्ट बोल रहे हो। और मैं ऐसे ही देखता हूँ दुनिया को। और जब मैं कोई फिल्म भी देखता हूँ, भले वो हिंदी फिल्म हो या इंग्लिश फिल्म हो या साउथ लैंग्वेज की फिल्म हो, मैं हमेशा देखता हूँ कि ये काम और कैसे बेहतर हो सकता था, जो मेरी फील्ड का काम है। बाकी मैं मूवी प्रोसेस को एंजॉय करता हूँ, बट ऑब्वियसली आई लुक इनटू एवरीथिंग की है। और मैं हमेशा एस्थेटिक्स में बिलीव करता हूँ अविनाश, कि सिर्फ बाल नहीं है, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, पूरी पैकेजिंग इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बाल अच्छे बना दिए, लेकिन कहीं ना कहीं से जो दूसरे एलिमेंट्स है, जिस तरह से उसको शूट किया गया है, जिस तरह से कपड़े हैं, जिस तरह से परफॉर्मेंस है, अगर वो मैच नहीं कर रही है ना, तो मज़ा नहीं आता। अगर आप सोचो कि एनिमल में अगर रणबीर कपूर की इतनी सारी हेयर स्टाइल्स नहीं होती, वो नॉर्मल बाल होते, तो वो इम्पैक्ट नहीं आता। जो लंबे बालों का इम्पैक्ट है, जो दाढ़ी का इम्पैक्ट है, उसी तरीके से अगर आप शाहिद कपूर को भी अगर कबीर सिंह में देखोगे, अगर वो नॉर्मल बाल होते, नॉर्मल है, तो वो डॉक्टर ही ना। अभी आदमी बोले डॉक्टर है, साइको डॉक्टर है, तो आपके दिमाग में नहीं है डॉक्टर ऐसा हो सकता है कि उसके डिशेबल्ड बाल होने चाहिए, बियर्ड ग्रूम नहीं होनी चाहिए, कहीं से भी दाढ़ी बड़ी हुई हो। तो ये विजन है, ये संदीप वांगा सर का विजन था। सो डायरेक्टर की सुनना बहुत ज़रूरी है। शाहिद से मुझे याद आया जी, फुद्दू, वो प्रोसेस क्या था? वो खुद आए, डायरेक्टर ने बोला, आपने आइडिया दिया, वो पूरा प्रोसेस कैसे हुआ?
मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं कि शाहिद जो है ना, वो खुद काफ़ी क्रिएटिव इंसान है, और जितनी भी मूवी के हमने लुक्स किए हैं ना, उसमें सबसे ज़्यादा योगदान शाहिद का रहा है। वो खुद एक स्टाइलिस्ट है, आप समझो। वो फुद्दू का आइडिया भी उनका था, क्योंकि वो किसी ने नहीं किया था। फिर उनके बाद विकी कौशल ने मन मर्जिया में किया है। हाँ। तो फिल्म में उसके बाल थे लंबे बाल, एक तो तब टॉमी सिंह का कैरेक्टर है, काफ़ी इलेक्ट्रीफाइंग कैरेक्टर है, चिल्लाता है ये, एंड ही इज़ ऑन सब्सटेंस ऑल्सो इन द फिल्म। तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई की थी, टैटूज़, लंबे बाल भी सोच रहे कि लंबे बाल होने चाहिए, लेकिन एक साइड के छोटे, एक साइड के बड़े रखे थे, और हमने ब्लू स्ट्रीक्स रखी थी बालों के अंदर। तो वो भी काफ़ी नहीं थी, वो भी कभी किसी हीरो ने ट्राई नहीं की थी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। और फिर शाहिद ने बोला कि मुझे ना हेयर टैटू कराना है, और जब फुद्दू का आइडिया आया, और जब मैं पंजाब गया था वो करने के लिए, और डायरेक्टर को भी बहुत अच्छा लगा। और मैं ये कहूँगा शाहिद के बारे में कि शाहिद काफ़ी इनपुट देता है, भले वो कबीर सिंह हो, फुद्दू हो, जर्सी हो, कोई भी फिल्म हो उसकी। जैसे हैदर भी है, हैदर में भी काफ़ी लुक थे। हैदर में he went bald also, he had stubble length also, he buzzed off his hair, then he had long hair also. We changed the color of his beard also because वो कश्मीरी प्ले कर रहा है, तो किस तरीके से एक चेहरे पे एक नूर होना चाहिए, वो सब चीज़ लाने की कोशिश की। अगर आप हैदर देखो तो वो कैरेक्टर लगता है कि वो कश्मीरी कैरेक्टर ही है, कि वहाँ का ही लड़का है वो। तो शायद काफ़ी इन्वॉल्व होता है हर चीज़ में, बहुत बहुत मेहनत करता है लुक क्रिएट करने में। तो उसके एस्थेटिक्स बहुत स्ट्रांग है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। उसको मैं ऐसे बताऊँ ना कि उसको ना कॉस्ट्यूम वाले की ज़रूरत है, ना डायरेक्टर की ज़रूरत है, ना किसी को समझाने की ज़रूरत, उसका खुद का दिमाग बहुत चलता है। आपने जो चीज़ें बताई उससे आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड, आप किसी भी, जब आपके पास कोई कैरेक्टर आता है कि ये फिल्म के लिए ये एक्टर को प्रिपेयर करना है, आपका प्रोसेस क्या होता है? आप उसको कैसे स्टडी करते हो, कैसे देखते हो? कुछ कैनवास स्केचेस तैयार करते हो, करवाते हो टीम से, या एक्टर को क्या आपका प्रोसेस क्या है? मेरा प्रोसेस हाउ डू यू स्टडी? मेरा प्रोसेस बहुत स्ट्रांग होता है, और इतना जल्दी नहीं शुरू होता है। हम जब फिल्म पे काम कर रहे हैं 6-7 महीने या 1 साल पहले से काम करना शुरू करते हैं, और बातें करना शुरू करते हैं कि ये नेक्स्ट, क्योंकि एक्टर को पता होता है उसका नेक्स्ट प्रोजेक्ट कौन सा है। उसको 6-7 महीने, आप प्रोजेक्ट तैयार करने में भी ऐसा नहीं कल आपने किसी से बात की और तैयार हो जाएगा। पैसे वैसे काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व है, प्रोडक्शन इन्वॉल्व है, फिर टीम तैयार होती है। तो एक्टर जब मुझसे बात करता है कि नेक्स्ट पिक्चर ये मेरा मूड बोर्ड है, ऐसा कैरेक्टर है, तब मैं इसको कच्चा तैयार करता हूँ। फिर डायरेक्टर मिलता है, फिर स्टोरी राइटर मिलते हैं, फिर कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट मिलती हैं, देन आई हियर एवरीथिंग, आई एम ए वेरी गुड लिसनर। तो मैं सुनता सब हूँ, फिर अपनी राय रखता हूँ, फिर मैं सबसे पूछता हूँ वहाँ जो भी बैठे हैं कि ये राइट है कि रॉन्ग है। फिर वी स्टार्ट डूइंग ट्रायल्स। तो जब हम ट्रायल्स करते हैं, मैं और एक्टर अकेले करते हैं घर में, हम तब किसी को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। तब मैं उनको फ़ोन करता हूँ कि देख मेरे दिमाग में ये आइडिया है, इफ़ यू आर फ्री इन द नाइट लेट्स डू दिस। तो हम थोड़ी कोशिश करते हैं, उसकी फ़ोटोज़ खींच के रखते हैं, और फिर वो मैं डायरेक्टर को दिखाता हूँ और टीम को दिखाता हूँ। देन दे स्टार्ट अग्रीइंग विद इट, और दे डोंट लाइक इट। मतलब वो मुंह पे बोलते हैं कि नहीं आलिम में मज़ा नहीं आ रहा, आई थिंक सो यू आर गोइंग इन अ रॉन्ग फ्लो। इफ़ आई एम गोइंग इन अ राइट फ्लो, दे एनकरेज मी कि नहीं ये करेक्ट है, यू कैन कीप वर्किंग ऑन इट, लेट्स डेवलप द कैरेक्टर। तो उस तरीके से वो कैरेक्टर डेवलप होना शुरू करते हैं। और बहुत सारी फिल्मों में ऐसी, एनिमल का भी कैरेक्टर ऐसे ही डेवलप हुआ था, आहिस्ते 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 आहिस्ते। वे वांगा सर सेड वंस कि कि लॉन्ग हेयर इज नॉट वर्किंग, ही इज लुकिंग लाइक संजू, लाइक हाउ रणबीर वाज प्लेइंग संजू, ही वाज प्लेइंग संजय संजू, कि वैसा लग रहा है। फिर मैंने उनको कन्विंस की वैसा नहीं लग रहा है, लंबे बाल, सब लंबे बाल एक जैसे नहीं लगते। जब आप पैकेजिंग में देखोगे दाढ़ी के साथ, इसके साथ, तो नहीं लगेगा, और जब आप फिल्म देखो तो नहीं लगता, वो याद नहीं दिलाता है, उसकी ज़रा भी नहीं याद दिलाता। तो मेरा प्रोसेस यही होता है कि बाल, हम बोलते हैं डेड सेल्स है, लेकिन बालों के अंदर बहुत इमोशंस होते हैं। अगर आप किसी को पागल दिखाना चाहते हो तो आप ये बोलते हैं इसके बाल बिखरा दो। अगर बोलते किसी को शौक लग गया था, बोलते इसके बाल खड़े कर दो। बाकी सब तो पता नहीं चल रहा कि शौक लगे कि नहीं लगा, बालों से तो पता चल रहा है शौक लग गया उसको। बाल खड़े नहीं होते किसी के, बट वो दिखाते वैसे हैं। बाल किसी के नहीं खड़े होते जब शौक लगता है, लेकिन आपको एक परफॉर्मेंस देने के लिए कि बाल परफॉर्मेंस दे रहा है, आप समझ रहे हो। कोई मर गया, बाल टकला कर दिया, गंजा हो गया, चोटी रख दी है पीछे, तो यू आर ट्राइंग टू इमोट थ्रू योर हेयर। अगर आप
किसी पार्टी में जा रहे हो, किसी रेड कारपेट में जा रहे हो, आप बाल पीछे ले लिए, बालों में ग्लॉस है, यू नो, इट्स मोर अपटाइट है। अगर आप सो के उठे हो तो पहले बाल बिखरे हुए होने चाहिए, आउट ऑफ बेड होने चाहिए। तो है इमोट्स अ लॉट। अगर आप सो के उठे, आपके बाल बने बनाए नहीं होने चाहिए। तो हेयर प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि आपके बालों का टेक्सचर क्या होना चाहिए, आप के बालों में शाइन कितनी होनी चाहिए। अगर आप कोई चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते हो, कि आपको दिखाया आप एक गरीब कैरेक्टर हो पिक्चर में, जब आप कुछ चाय कॉफ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते तो बालों में प्रोडक्ट कहाँ से लगाओगे? तो आपके बाल बिखरे हुए रहेंगे ना। इसी तरीके से जर्सी में भी शाहिद ने कहते कि वो 500 रुपये की जर्सी नहीं खरीद सकता है, तो बाल बिखरे हुए हैं उसके पिक्चर में, वो कुछ नहीं करता बेचारा बालों के साथ, कि पैसे ही नहीं है तो क्या बाल बनाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके बाल स्टाइलिश और हाई ग्लॉस है तो आपके पास पैसा होगा, तभी आपके बाल इतने ग्लॉसी है, प्रोडक्ट है बालों के अंदर। तो बाल काफ़ी सारी चीज़ें इमोट करता है। और अगर आपकी एक एज भी हो गई फिल्म के अंदर, जैसे आपको दिखाया कोई आपकी, आप 50 साल के ऊपर के कैरेक्टर के, आपके बालों में फिर वो फ्रिजीनेस और अनहेल्दीनेस आनी चाहिए। अगर नेचुरली अगर है तो बाल ठीक है, लेकिन एक एज के बाद बालों की जो हेल्थ होती है वो भी डिटोरेट होती है, तो वो सब चीज़ दिखना चाहिए। तो आजकल के लोग मेहनत करते हैं। अगर आप सैम बहादुर भी देखोगे, वो भी फिल्म मैंने ही की थी विकी कौशल सर के लिए, तो उसमें भी अगर बालों का टेक्सचर देखोगे, ये देखोगे, मूछें देखोगे, सब कुछ अलग है। सिर्फ उनकी बॉडी लैंग्वेज नहीं, उनके बाल भी काफ़ी सारी चीज़ें इमोट करते हैं। तो और छावा भी अगर आप देखोगे तो छावा में कितनी सारी हेयर स्टाइल्स हैं, वो सारी हेयर स्टाइल से भी आपको पता चलता है कि अलग-अलग फेजेस ऑफ विकी कौशल के जो है, कहीं मैन बन है, कहीं खुले बाल हैं। तो काफ़ी मेहनत की जाती है ये सब चीज़ों में। साउथ में भी बहुत सारे एक्टर हैं जो इस तरह से मेहनत, जैसे राजमौली सर की अगर आप फिल्में देखोगे तो काफ़ी मेहनत करते हैं अपने लुक के ऊपर, और बहुत ऑर्गेनिक रखने की कोशिश करते हैं वो। तो सब एक डायरेक्टर का अपना एक प्रोसेस होता है, और ऑडियंस भी प्रिपेयर होती है कि मैं अगर इस डायरेक्टर की फिल्म देखने जा रहे हैं तो किस तरीके का मुझे फिल्म मिलेगी। तो ये हमेशा होता है, सिर्फ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं होता। हम बोलते कि नहीं अरे हॉलीवुड ऐसा है, बॉलीवुड ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। इंटरनेशनल फिल्म भी ऐसी है, हमारी इंडियन फिल्म भी ऐसी है। व्हेन वी ऑल्सो सी हॉलीवुड फिल्म, व्हेन वी आर गोइंग फॉर सम मार्वल फिल्म, वी गो विद एक्सपेक्टेशन। अगर आप मार्वल जा रहे हो, हमें ऐसा लगता है कि हिंदी फिल्म थोड़ी बैकवर्ड है और हॉलीवुड की फिल्म, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हम इंग्लिश फिल्म्स भी देखते हैं, अगर हम मार्वल की मूवी देखने जा रहे हैं तो हमको एक्सपेक्टेशन के जाते हैं। हम अगर उसमें ज़्यादा डायलॉग सुन रहे हैं, हम उसमें एक विजुअल ट्रीट होना चाहिए, ये गाड़ियाँ उड़ रही हैं, हीरो फ्लाई कर रहा है, ये कर रहा है, तो वी वांट टू सी ऑल। ऐसे हिंदी फिल्म में भी होता है कि यश राज की फिल्म देखने जाओगे तो आपको पता है कि किस तरीके की फिल्में होगी। एक उनकी रोमांटिक होती है, एक स्पाई यूनिवर्स है। उस तरीके से अगर संदीप पांगे की फिल्में देखने जाओगे, आपको पता है क्या मिलने वाला है। राम गोपाल वर्मा की फिल्में देखोगे, आपको पता है कि क्या वो थे जो कि रियल माफिया फिल्म्स लेके आए थे हिंदी फिल्म्स में। तो आप वो एक्सपेक्टेशन रखते हो। तो जब मैं भी काम करता हूँ, मुझे पता है कि वर्ल्ड क्या है डायरेक्टर की, और मैं क्या उसमें नया दे सकता हूँ। तो मैं हमेशा उनको बोलता हूँ कि आप जा रहे हो उस फ्लो में, लेकिन आप उसको ब्रेक कैसे करो ताकि ऑडियंस को कुछ नया मिले। अगर आप ऑडियंस को वही चीज़ सर्व करते जाओगे बार बार तो ऑडियंस बोर हो जाती है। तो मैं व्हाट आलिम हकीम गेट्स ऑन द टेबल इज फ्रेशनेस, देयर इज़ अ नॉवेल्टी, देयर इज़ ऑनेस्टी। बिकॉज अगर मेरा काम ख़राब है तो मैं बोलता हूँ कि बहुत ख़राब लग रहा है, ये मज़ा नहीं आ रहा है। तो कई बार डायरेक्टर से नहीं, यू फाइंडिंग इट लाइक दैट, इट विल वर्क। व्हेन इट डजंट वर्क ऑन स्क्रीन, they respect that, कि you were frank, when you said that this will not work and it actually didn't work. अभी हुआ है ऐसा किसी फिल्म में? बहुत सारी कोई नाम ले पाएंगे? ले सकते हैं? लेना चाहते हैं? नहीं, नाम लूंगा तो क्या होगा, डायरेक्टर का वो हो जाएगा कि मैं इस चीज़ में अग्री कर रहा था। आई फील मेरे साथ हुआ ऐसा बहुत, क्योंकि मैं सब फिल्मों में काम करता हूँ। 96% मूवीज़ में मैं काम करता हूँ, तो 96% फिल्में तो हिट नहीं होती है, हिट तो सिर्फ 10% होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा काम तो मेरा फ्लॉप ही हुआ होगा और कम ही हिट हुआ होगा। तो ये है कि जो हिट हुआ है वो उसने काफ़ी सारी चीज़ें, लोगों की सोच चेंज की है कि कि पहले हिंदी फिल्मों में हेयर स्टाइल को इतनी तवज्जो नहीं दी जाती थी और हीरो एक जैसे ही लगता था। अगर आप देखोगे बिना 70s और 80s की फिल्में हैं, अगर अमित जी एक फिल्म में हैं शुरू से लेके, वो 20 साल तक एक जैसे ही लगे। उन्होंने कभी हेयर स्टाइल चेंज नहीं की। उन्होंने की तो सत्ते पे सत्ता में बाबू का एक कैरेक्टर था जो कि वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर था, जो कि उन्होंने आंखें, एक आंख अलग कलर की थी और वाइट बाल थे। अगर आपने देखी फिल्म, देखिए करेक्ट। तो और फिर शहनशाह में उनकी जो हेयर स्टाइल थी, और
और कुछ फिल्मों में थी बस इधर उधर, बाकी कुछ ज़्यादा चेंज। क्लीन शेव, लंबे हाँ, बाल, वैसे ही राजेश हाँ, खन्ना, शम्मी कपूर, ये सब एक जैसे ही लुक रखते थे, क्योंकि उनकी देवानंद हो गया, इनकी सबकी स्टाइल फेमस थी, या दिलीप साहब हो गए, इनकी बस स्टाइल फेमस थी। तो ऐसा कोई एफर्ट नहीं डालता था कि मैं लुक चेंज करूँ। ये आजकल के हीरो हैं जो ये चेंज करते हैं, और मैं पूरा श्रेय दूंगा आमिर खान को भी, क्योंकि आमिर खान ने ये ट्रेंड काफ़ी चेंज किया था जब वो अपनी फिल्मों में दिल चाहता से चेंज करना शुरू, जो कि 2000 की फिल्म थी, 2001 की फिल्म थी, तब से काफ़ी हीरो चेंज करने लगे अपना लुक। तो आज से, हाँ, तो आज से 25 साल हो गए होंगे वो फिल्म को, 20-25 साल हो गए मुझे लगता है, 25 साल हो गए दिल चाहता को। तो उसके बाद काफ़ी एक्टर्स ने भी अपना एफर्ट डालना शुरू किया, और आमिर ने काफ़ी फिल्मों में अपना लुक चेंज किया, और बखूबी किया, ऐसा नहीं कि नहीं किया, बखूबी किया। और जो आज के एक्टर्स हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, और काफ़ी पैसा लगा होता है, और एक फिल्म जब चलती है तो उसके ऊपर वो बैंग करते हैं। ऐसा नहीं कि अरे मेरी अभी दूसरी पिक्चर आने वाली है, तीसरी पिक्चर आने वाली है, अभी वो देख। एक्टर इस तरह की भाषा में बात ही नहीं करता आजकल। दे आर वेल प्रिपेयर्ड कि मेरी नेक्स्ट फिल्म कौन सी होगी, उसमें लुक क्या होगा, मैं इस कैरेक्टर से कैसे बाहर आऊँगा, उस कैरेक्टर में जाऊँगा। दे जस्ट वांट टू प्ले अ न्यू कैरेक्टर। अगर आप कोई भी फिल्म देखोगे ना आजकल के लड़कों की, जो कि फेमस एक्टर्स हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं। वो जब आपके पास आते हैं, फॉर एग्जांपल अगर क्रिकेटर्स आते हैं, विराट जी, कोहली या जी, धोनी, या साउथ के स्टार्स आते हैं, चाहे रजनीकांत हो, चाहे अल्लू अर्जुन हो, या फिर हिंदी एक्टर्स, चाहे वो विकी कौशल से लेके शायद जी, ये जी। जितने भी और नाम, रिक्वायरमेंट्स क्या कैसी होती हैं, डिमांड्स कुछ लेके आते हैं, वो उनकी तरफ से उनके काम के हिसाब से कुछ आता है, और उसको कैसे सेट करते हो? क्रिकेटर्स का ऐसा कुछ नहीं होता। दे आर द कूलेस्ट वंस, बिकॉज क्रिकेटर्स क्या मैदान में खेलते हैं, तो उनको ज़्यादा लंबे सोचते सब है सबको लंबे बाल करने हैं, लेकिन होते नहीं है उनसे। बहुत बहुत कम क्रिकेटर्स जो उन्हें लंबे बाल किए, जैसे माही है, धोनी सर के बाल हमेशा लंबे सूट करते हैं उनके ऊपर, और छोटे भी सूट करते हैं, ऐसा नहीं। बीच में केएल राहुल ने भी बढ़ाए हैं, लंबे बाल भी हैं, तो उन पर भी सूट करते हैं। लेकिन बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं जो कि हेलमेट की वजह से उनको बहुत पसीना आता है, फील्ड पे बहुत बहुत पसीना आता है, तो लंबे कर नहीं पाते बाल, तो दे प्रिफर टू कीप मोर स्पोर्टी हेयर कट्स विच इज़ मोर शार्प ऑन द साइड्स, और दाढ़ी रखना पसंद करते हैं, और बाल ऐसे रखते हैं कि वो हर तरीके से, क्योंकि एड्स इतने करते हैं, ये फिल्में तो करते नहीं हैं, तो एड्स में किस तरीके से एड वाले भी उनको इसलिए लेते हैं क्योंकि वो जो पर्सनैलिटी है वो वही दिखनी चाहिए। अगर विराट कोहली को साइन किया है, वो विराट कोहली ही दिखना चाहिए, कोई दूसरा कैरेक्टर नहीं लगना चाहिए, तो कैरेक्टर आर्टिस्ट को नहीं ले ले। अगर वो आपको करोड़ों रुपए दे रहे हैं, इफ सचिन तेंदुलकर को करोड़ों रुपए दे रहे हैं, तो टू प्ले सचिन तेंदुलकर इन द एड, सो वो ही लग रहा है, उस इमेज को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग करें। वो बेस्ट वर्जन ऑफ विराट कोहली कैसे लग सकता है लुक वाइज, बेस्ट वर्जन ऑफ महेंद्र सिंह धोनी कैसे लग सकता है, बेस्ट वर्जन ऑफ श्रेयस अय्यर कैसे लग सकता है, बेस्ट वर्जन ऑफ केएल राहुल, तो वो कितना अच्छे लग सकते हैं वो इंपॉर्टेंट होता है। तो उसमें मुझे बहुत मज़ा आता है वो करने में भी। और जब फिल्में होती हैं तो वो रणबीर कपूर नहीं लगना चाहता, विकी कौशल लगना नहीं चाहता है, शाहिद कपूर लगना नहीं चाहता है, रजनी सर नहीं लगना चाहते, क्योंकि रजनी सर के बाल हैं नहीं। और हर फिल्मों में हम लोग डिज़ाइन करते हैं, जैसे जेलर में हो गया, उनके अलग लुक था। फिर आपने अगर रोबो देखी है, दोनों पार्ट, चित्ती का लुक और रोबो, वो भी दोनों सब मैंने ही स्टाइल किया, उसमें 6 अलग हेयर स्टाइल थी रजनी सर की। और पिट्टा हो गई, पिट्टा में उनकी जो मूछें थी ऐसे हैंडल बाम मूछें विद सोल पैच, तो पिट्टा में भी 2 लुक थे उनके। फिर दरबार हो गई, उसमें अलग लुक था। तो ये सब मैं करता हूँ, और मुझे मज़ा आता है करने में, क्योंकि वहाँ मैं कुछ ऐसी चीज़ कर रहा हूँ जो एक्चुअली वो है नहीं, और हम कोई नई चीज़ डेवलप कर रहे हैं। तो इसलिए क्रिकेटर्स में और एक्टर्स में काम करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मतलब क्रिकेटर्स में ये मज़ा आता है कि यू कैन शो योर स्किल एज अ मॉडर्न हेयर ड्रेसिंग, एंड इन मूवीज़ योर स्किल्स आर समथिंग एल्स, यू आर गिविंग अ बर्थ टू ए न्यू कैरेक्टर। जब हम फिल्म देखते हैं ना, तो हम कोई नई चीज़ देखना चाहते हैं, क्योंकि वो कैरेक्टर तो बहुत लोगों ने भी किए हैं। अगर आप छावा भी देखोगे तो वॉरियर के कैरेक्टर बहुत लोगों ने किए हैं, बहुत सारे लोग वॉरियर्स प्ले कर चुके हैं। तो उसमें क्या नॉवेल्टी ला सकते हैं? सिनेमैटिकली वो हीरो कैसे लग सकता है जिसका आपके पास कोई रेफरेंस भी नहीं है? छत्रपति श्यामबाजी का कोई ऐसा रेफरेंस नहीं है, ओरिजिनल फोटोग्राफ नहीं है, पेंटिंग्स हैं। फिर आप उसको मोल्ड करो कि सिनेमैटिकली वो कैसे हीरो लगे। है तो हमारा हीरो ही, तो कैसे हीरो लगे? बाल उड़ने चाहिए, बालों में एक लहर होनी चाहिए, नाम ही छावा है, तो किस तरीके से वो लायन मैन लगना चाहिए, शेर के बाल लगने चाहिए। तो जब वो ओपनिंग शॉट होता है, शेर से फाइट हो रही है, तो मुझे बोला गया था, डायरेक्टर ने कहा था कि कि लक्ष्मण सर को पूरा क्रेडिट जाता है लुक के लिए,
क्योंकि वो हर एक लुक टेस्ट में आते थे और ओपनली क्रिटिसाइज करते थे मुझे कि आलिम मज़ा नहीं आ रहा है, किया अच्छा है लेकिन वो फील नहीं आ रहा है, मुझे ना मेरा राजे नहीं दिख रहा है। ओके सर, मैं 4 घंटे 5 घंटे लगा चुका हूँ मैं, और डायरेक्टर इज़ नॉट हैप्पी, एक्टर इज़ ऑल्सो कन्फ्यूज बिकॉज डायरेक्टर इज़ नॉट हैप्पी, विक्की मेरे को देख रहा है, मुझे तो ठीक लग रहा था अभी, मतलब ही इज़ नॉट फाइंडिंग हिज राजे। मैंने वापस करते कोई टेंशन नहीं है, फिर बैठे फिर वापस किया, फिर बैठे फिर वापस किया, एंड देन आफ्टर फ्यू सिटिंग्स ऑफ लुक टेस्ट लक्ष्मण सर वॉज हैप्पी कि नाउ आई एम गेटिंग माई शॉट, कि मैं कैसा विजुलाइज करता हूँ विकी कौशल को ऑन स्क्रीन एज छावा, नाउ दी हेयर इज़ वर्किंग। तो मुझे मज़ा आता है कि कोई मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहा है, मुझे अच्छा लगता है कि कि समबडी दैट गिव्स मी पुश टू वर्क हार्डर। मैं अपना, मेरे अंदर ऐसा कोई ईगो नहीं है कि अरे यार तो तुम ही कर लो ना अगर तुम्हें आता है तो, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनका विजन अलग, वो अपनी नज़र से देख रहे हैं, वो करेक्ट है। आई एम जस्ट ए टेक्नीशियन हु वांट्स टू डिलीवर व्हाट ही वांट्स एंड आई शुड बी एबल टू डिलीवर दैट। If I fail to deliver that, then I'm a failed technician, I'm a failed hairdresser. अगर मैं उनकी उम्मीद पे उतर रहा हूँ, उसी तरीके से सारी चीज़ें होती हैं अविनाश। एक्टर भी रिहर्सल करता है, बहुत सारी रिहर्सल करता है, तब जाके अपना बेस्ट शॉट देता है। हम स्क्रीन पे तो 3 घंटे की पिक्चर देखते हैं ना, 3 घंटे की पिक्चर बनने में कितना वक्त लग गया, और वो दिन जब वो एक्टर शॉट देने आया, वो जो लाइन्स थी, वो लाइन्स ऐसे ही आके दे नहीं देता है। आज की तारीख में गोविंदा वाले एक्टर नहीं है, गोविंदा 1 टेक वाला एक्टर था। बहुत सटीक एग्जांपल दिया या वो, उसको प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं थी गोविंदा सर को, वो तो अलग दुनिया के एक्टर है, मतलब वो बेहतरीन एक्टर है। आजकल के लोग बहुत प्रिपेयर करते हैं कि ये ठीक है, वो ठीक है, मैं ये करूँ वो करूँ, 10 बार जाके मॉनिटर देखते हैं कि आई थिंक आई कैन गिव बेटर, आई थिंक आई कैन डू बेटर। तो वो हर तरीके की चीज़ देते हैं, फिर एडिटिंग टेबल पे एडिट होती है कि ये वाला बेस्ट शॉट है, ये रखते हैं। तो मेहनत बहुत की जाती है, तो इसमें कोई वो कोई हार्म नहीं है कि आप, क्योंकि है तो फिल्म थिएटर नहीं है। करेक्ट। तो थिएटर परफॉर्मेंस अलग है और सिनेमा परफॉर्मेंस अलग है। अलग है, बिल्कुल। मुझे याद आया राजपाल यादव का एक किस्सा, उन्होंने लल्लन टॉप के एक इंटरव्यू में बताया था कि बेहतरीन एकदम हीरो बन के गए सेट पे और वहाँ पे कटोरा रख के वाली पूरे चेंज कर दिए। ये बहुत पुरानी बात है, ये हंगामा फिल्म थी, हलचल थी, चुप के थी, ये बहुत पुरानी बात है। और जब मैं छोटा सा सैलून घर के अंदर ही था तब की बात है। तो राजपाल मेरे बहुत अच्छे दोस्त, और जितने ये दिल्ली से जितने एक्टर थे NSD के, सब मेरे यहाँ रोज़ बैठा करते थे। मनोज बाजपेयी हो गए, आशुतोष राणा हो गए, अनूप सोनी हो गए, जितने भी थे ये सब एक्टर रोज़ बैठते थे। तो राजपाल भी जब आए थे तो नए नए आए थे वो, और जब मैंने लुक किया तो बहुत अच्छा उसको फील हो रहा था। और फिर जब गए वो, प्रियंका सर ने बोला है क्या है, कटोरी लेके काट दिया सब। तो ही वॉज वेरी अपसेट एंड ही वॉज फीलिंग वेरी डिश, बट अमेजिंग ह्यूमन बीइंग, अमेजिंग। तो ऐसे काफ़ी मेमोरीज हैं काफ़ी लोगों के साथ कि सबको, देखो सबको सेंट्रल कैरेक्टर तो करना ही है, लेकिन और मेरी हमेशा एक कोशिश होती है कि मैं सबको एक विजुलाइज करता हूँ हीरो के जरिए। तो जब भी मैं कोई चीज़ देखता हूँ करता हूँ ना, तो मैं सबको अच्छा बनाने की कोशिश ही करता हूँ। तो ये कि काम तो मेरा यही है कि अच्छी पैकेजिंग करूँ। अच्छा बनाने की कोशिश के पीछे एक मोटा पैसा है ना, जो इंटरव्यूज में भी आप बोल चुके हो, जिसपे लोग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। 1 लाख प्लस 18% GST, जी वो तो है ना, बहुत क्लियर रखते हो कि 18% GST भी है जी। लोगों के लिए बहुत महंगा है, आम लोगों के लिए। तो आपके सैलून में ये आपका प्राइस है या नॉर्मल आदमी कोई घुसता है तो ये उसका प्राइस है? नहीं, कोई नॉर्मल भी आएगा तो यही प्राइस है सबके लिए मेरा। अगर किसी को आलिम हकीम से बाल कटाने हैं तो 1 लाख इज मिनिमम प्लस टैक्सेस, 1,18,000 इज मिनिमम फी। फिर जब ये मेरी हर सिटिंग का है, तो अगर आपकी सिटिंग 10 सिटिंग हो रही है, 15 सिटिंग हो रही है, अगर कैरेक्टर डेवलप करने के लिए, तो उतने आपके पैसे जाते रहते हैं। तो ये वैसा है कि आपका मीटर डाउन हो चुका है। आपने अगर मुझे बुलाया और जितनी गाड़ी चलेगी बिल बढ़ेगा। तो ऐसा होता है कि दिस आर माय कंसल्टेशन फी, और मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ देने के लिए, दिस इज द फी। और अगर मैं बोलूँ ना अविनाश कि मैं 1 लाख नहीं 3 लाख लेना चाहूँगा, 5 लाख, वो फिर भी देंगे, क्योंकि ये सब देते आए हैं और देते रहते, क्योंकि उनको रिजल्ट मिल रहा है स्क्रीन के ऊपर, मिल रहा है, और हर चीज़ मिल रही है। अगर उनको पसंद नहीं है तो क्यों देंगे? बोला पागल है, इसको क्यों दे? ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे पास है, दूसरों के पास भी जाते होंगे।
जो मेरे असिस्टेंट्स हैं जिन्होंने अपना खुद का शुरू किया है काम, और जो खुद का बिजनेस करते हैं, लोग उनसे भी ट्राई कराते हैं ना कि चलो उससे कर लेते हैं, वो आलिम से ही सीखा है तो शायद वही कर लेगा। तो ये होता है कि आप सीख तो सकते हो, हम सब एक स्कूल जाते हैं, लेकिन हर एक बंदा आइकॉनिक नहीं बनता, डिफरेंट नहीं बनता। अगर ऐसा होता तो अमिताभ बच्चन की फिल्में देखते तो सब अमिताभ बच्चन नहीं बन जाते। सही बात। हाँ, एम आई राइट और रॉन्ग? करेक्ट। सब नसीर साहब को देख देख के हर फिल्म उनकी सब ब्रिलियंट एक्टर नहीं बन जाते, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि परफॉर्मेंस तो आप ही को देनी है, ये चीज़ कोई चुरा नहीं सकता। आप समझ रहे हो, जो टैलेंट होता है ना, जो आपका इल्म है, जो टैलेंट है, जो कला है, वो कोई नहीं चुरा सकता। हुनर नहीं कोई चुरा सकता। आपके क्लाइंट चुरा सकता है, आपकी स्टाइल चुरा सकता है, आपके बात करने का तरीका, लेकिन जो हाथों में जो शफा होती है ना, वो नहीं चुरा सकता कोई। तो वो एक चीज़ होती है जो कि आप पे उसको रियाज करना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है। सिर्फ ये बोल के नहीं कि कि मैं उधर था, मैं आलिम से सीखा हूँ तो ये एक्टर, ऐसा नहीं होता। वो उसी बंदे के साथ काम कर सकता है जो बंदे के ऊपर आपने प्रैक्टिस की, नए के ऊपर करना मुश्किल हो जाता है। बहुत हार्ड वर्क है, मैं बोलूँ ना अविनाश। बिल्कुल। और कुछ कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं कि कैसे बताऊँ, आज की जो जनरेशन ना काफ़ी इगोइस्टिक हो गई है और शॉर्टकट्स चाहिए, अपॉर्चुनिस्ट हैं, तो अगर उनको कुछ बोल दो उनका दिल दुख जाता है, ईगो हर्ट हो जाता है। अगर किसी डायरेक्टर ने कुछ बोल दिया कि नो आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट, they stop picking up their calls, they don't entertain people, so they're very egoistic, and this goes with a lot of people, not only hairdressers, with stylists. They want to make money in their comfort zone. Comfort zone भी चाहिए और पैसा भी चाहिए, तो मैं वो चीज़ में बिलीव नहीं करता हूँ। मुझे कंफर्ट जोन से तो कुछ लेना देना नहीं है, मुझे हमेशा इससे लेना देना होता है कि मेरा काम कैसे अच्छा हो, मैं क्या करूँ, आप गाली दो मुझे, क्रिटिसाइज करो, सब करो, काम अच्छा लगना चाहिए, रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, ऑडियंस को लगना चाहिए कि ये बाल किसने किए, अच्छा आलिम, वेरी नाइस। ये क्रिकेटर के बाल किसने किए, अच्छा आलिम ने किए, वेरी नाइस। अच्छा उसके बाल किसने किए, वेरी नाइस। तो मुझे तो अच्छा लग रहा है ना कि वाह, इधर भी मेरा नाम, उधर भी मेरा नाम, बस यही तो कमाना है, और क्या कमाना है। करेक्ट। और देयर इज नथिंग इन द मनी। ये मैं बोल रहा हूँ ना, 1 लाख 1 लाख, इससे कोई किसी को याद नहीं रहता। आपको क्या पता है 10 साल पहले कौन सा, हाँ 50 साल पहले कौन सा आदमी अमीर था सबसे ज़्यादा, आपको याद है? नहीं याद ना। 40 साल पहले सबसे ज़्यादा अमीर आदमी कौन था, नहीं याद है। 30 साल पहले सबसे ज़्यादा अमीर आदमी कौन है, नहीं याद है। लेकिन आपको दिलीप साहब याद है, हाँ, संजीव कुमार याद है, हाँ, के आसिफ याद है, महबूब साहब याद है। क्यों? कि उन्होंने वो काम किया है, वो काम याद है। दिलीप साहब के याद कितना पैसा था वो याद नहीं है आपको, देवानंद के, लेकिन उनकी फिल्में देख के, उनका काम देख के को मज़ा आता है कि यार क्या काम करते थे, क्या मज़ा आता था। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा काम देख के भी लोग वही याद करें 50 साल की, आलिम हकीम करके एक हेडरेसर था, क्या काम करता था। करेक्ट, आपका काम उम्दा है इसलिए इतनी बात होती है, बट मेरा सवाल इसमें ये इसलिए था कि एक आम इंसान जो नॉर्मल आदमी है, जो शायद 9 to 5 की जॉब कर रहा है, वो इस प्राइस की वजह से स्टूडियो, आपके हेयर स्टूडियो जाने में से डरता है। अगर एक आम आदमी आपके स्टूडियो जाए, आप उसका हेयर ड्रेस या आप हेयर कट नहीं कर रहे हो, देखो मैं आपको बताऊँ जी, जब मैंने अपना ब्रांड एक्सपैंड किया से कुछ 2000 में किया, मैं 2004 में, सॉरी 2004 में जब एक्सपैंड किया, तब मैंने ये सोचा था कि अब मैं हेयरड्रेसरों की फौज तैयार करूंगा मेरे स्कूल के जरिए, हकीम जालिम एकेडमी, और मैं एक बैक सीट लूँगा। मैं सिर्फ डिज़ाइन करूँगा फिल्मों के लुक, और जो सैलून में होगा मेरी टीम काम करेगी, और मैं अपने आप को बैक सीट करूँगा ताकि वो आगे जाए और मैं बैक फुट पे रहूँ, तो ही ब्रांड बनेगा। तो मेरे सैलून में सब आते हैं, इट्स अ वेरी पैक्ड सैलून बिकॉज वी आर नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव सैलून। आई ऑलवेज बिलीव इफ यू वांट टू रन अ सक्सेसफुल बिजनेस देयर शुड बी अ रिपीट वैल्यू। इफ देयर इज नो रिपीट वैल्यू नोबडी विल कम टू यू। तो सैलून में मैं बाल नहीं काटता हूँ, मेरी टीम काटती है। उसका कितना पैसा है? बहुत कम है, 1000, 2000, 5000, 500 ऐसे ही शुरू होता है। 1000 के ऊपर ही, 1000 और 2000 के बीच में से शुरू होता है, फिर थोड़ा 5-6 हज़ार तक ही है कट का प्राइस, ज़्यादा नहीं है। और सैलून में आप जब भी जाओ सैलून पैक रहता है, क्योंकि मैं तो बाल नहीं काट रहा हूँ ना, लेकिन मेरे सिखाए हुए बंदे काट रहे हैं बाल, ठीक है। तो अगर मैं ही काटूंगा ना तो उनसे नहीं कटाएंगे। तो मैंने अपने आप को थोड़ा सा बैक फुट रखा है और बच्चों को आगे रखा है। बच्चे क्या कहूँगा, वो आर्टिस्ट हैं,
आर्टिस्ट को आगे रखा है, क्योंकि वो फ्यूचर है। और नहीं तो ब्रांड बनेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं बनेगा। क्योंकि अगर आपको कैसे बताऊं, अगर कोई भी स्टाइलिस्ट है, ठीक है, अगर एज ए डिज़ाइनर आप देख लो, जॉर्जियो अरमानी देख लो, या देख लो, या शनेल देख लो, या फिर आप मनीष मल्होत्रा को देख लो, हमारे जो इंडियन डिज़ाइनर है, वो अगर स्टोर में बैठे रहेंगे, सबको केटर कर रहेंगे खुद, फिर आप बोलोगे नहीं मुझे वही चाहिए हमेशा। बोले नहीं सर, उनका असिस्टेंट है, he'll guide you about how what kind of clothes you should wear. You will say no, I want only Manish Malhotra. Correct. But they also on purpose take a back seat and keep their team ahead. So that's how you become a brand. नहीं तो फिर आप ब्रांड ही नहीं बने, फिर एक दिन तो आप मर जाओगे ना। हमारी लाइफ क्या होती है, 60 साल 70 साल 100 साल से ऊपर तो कोई जीता नहीं है ना। अब तो रह ही नहीं गए। हाँ, अगर आपको अपना नाम चलाना है 100 साल के बाद, तो वो नाम है, वो नाम के थॉट प्रोसेस में लोग बिलीव करना चाहिए कि ये जो इसकी जो सीख थी, जो इसकी पढ़ाई थी, ये ब्रांड की इतनी स्ट्रांग थी कि यहाँ से जितने भी हेयर ड्रेसेस आ रहे हैं, दे आर कमिंग आउट एज ए स्ट्रांग हेयर ड्रेसेस। तो दैट इज इम्पॉर्टेंट। इफ एवरीथिंग आई एम ओनली डूइंग, देन वन डे आई एम गोना डाई। फिर क्या है, वो खत्म हो गया ना, वो सब कवर में चले जाएगा। आप कुछ देख ही नहीं गए किसी को। तो यू हैव टू बी ए गिवर। जो है आपके पास वो दे दो बच्चों को, सब दूसरों को दे दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो उसको आगे लेके जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कोई एक्टर या कोई डायरेक्टर या कोई क्रिकेटर, कोई ऐसा सेलिब्रिटी आया हो, काम पूरा करवाया, फिर पैसे ना दिए हों या कम दिए हों, या आपने दोस्ती यारी में फ्री में कर दिया हो? दोस्ती यारी, मैं दोस्तों से पैसे लेता ही नहीं हूँ। दोस्ती यारी में क्या पैसा, दोस्ती यारी में कोई पैसा नहीं होता है। मैं कभी बिलीव नहीं करता हूँ। मैं हमेशा इसमें बिलीव करता हूँ, अगर वो मेरा दोस्त फिल्म बना रहा है या कोई कमर्शियल चीज़ बना रहा है जिससे वो खुद पैसा कमा रहा है, तो मैं पैसा लेता हूँ। और ऑब्वियसली सारे जो दोस्त हैं वो भी खुशी खुशी देते हैं, क्योंकि वो एक फिल्म बना रहे हैं और उससे उसको फ़ायदा होने वाला है। तो वो भी मेरा डिसएडवांटेज, मतलब कोई भी ऐसा एडवांटेज उठाना नहीं चाहेगा कि कि मैं आलिम का फ़ायदा उठा रहा हूँ और उससे काम करवा रहा हूँ, उसको पैसे नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं तो पैसे कमा रहा हूँ। तो टुडेज टाइम एवरीबडी इज़ वेरी स्मार्ट एंड और मैं दोस्ती यारी में कभी पैसों के बीच में लाता हूँ। तो हर जगह मिलते हैं। कंजूस अभी नहीं होते लोग कंजूस, क्योंकि कंजूस वो अपनी पर्सनल ज़िंदगी में होंगे, और अगर होंगे भी तो सबकी अपनी जीने की स्टाइल होती है, एक प्रिंसिपल्स होते हैं और उस चीज़ को लोग फॉलो करते हैं। तो मैं किसी को ऐसे बोलता नहीं हूँ कभी कि आप कंजूस हो, उसकी स्टाइल है जीने की ना, कि कितना खर्चा करना है, सबका अपना एक बजट होता है महीने का, मुझे इतना खर्चा करना है, इतना बालों में डालना है, इतने कपड़ों में डालना है, इतना खानों में डालना है, इतना मुझे लाइफस्टाइल, इतना ट्रैवल में डालना है, वो सबका एक बजट होता है। तो इसमें वो सब्जेक्टिव है, वो पर्सनल चीज़ है। तो मेरे मामले में मेरी फ़ी देने में आज तक कोई कंजूस नहीं रहा है, क्योंकि वो फ़ी है, वो सबको एक ईमेल जाता है, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, तभी मैं काम करता हूँ। ऐसे काम नहीं करता हूँ मैं किसी का। ओके। तो बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के, बिना किसी ईमेल कंफर्मेशन के, बिना किसी चीज़ के कोई भी, इट्स ए वेरी कॉर्पोरेट वर्ल्ड ऑफ हेयर ड्रेसिंग। लाइक हर चीज़ 100% वाइट कंपनी है हमारी हकीम ज़ालिम। इट्स ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और हर चीज़ वाइट है, हर चीज़ का टैक्स है, हर चीज़ का GST। अब ऐसा कोई भी काम नहीं है जो अंडर द टेबल होता हो हमारे यहाँ सैलून में। करेक्ट। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसा कोई कंजूस नहीं है, मैंने तो देखा नहीं आज तक। मैं तो काम ही नहीं कर, या तो दो, नहीं दे रहे हो तो मत करो, ऐसा है। तो करूँगा ही नहीं मैं काम। अच्छा, आप जिन लोगों के बीच हो, जिनके साथ काम करते हो, उनकी लाइफ बड़ी लेविश रहती है, उनके बारे में लोग जानना पसंद करते हैं। आपने किस्सा भी शेयर किया था सुनील शेट्टी साहब का, है ना, कि आप नहा रहे थे, बाहरों चप्पलों की आवाज करने लगे, वैसे ही था। सुनील शेट्टी इज अ प्रैंकस्टर है, अन्ना के और मेरे काफ़ी प्रैंक्स रहे हैं। उसके अभिषेक बच्चन के, अभिषेक बच्चन का भी काफ़ी रहा है। तो मस्ती। एक बार 10 फिल्म की शूटिंग कर रहे थे कनाडा में, याद को एक फिल्म आई थी 10, जिसमें सुनील शेट्टी, जाहिद खान, संजय दत्त सब थे, और मैं सबके बाल बना रहा था। तो कनाडा में जितने अनुभव सिन्हा के जितने असिस्टेंट थे बीमार हो गए थे, तो अभिषेक बच्चन असिस्टेंट बन गया और मैं अभिषेक बच्चन का असिस्टेंट बन गया। तो हम एडीज और एक असिस्टेंट एडी थे। तो मैं 5 दिन एडी था, बाल भी बना रहा था और असिस्टेंट डायरेक्टर का काम भी कर रहा था, सारी कॉन्टिन्यूटी लिख रहा था, सब कुछ कर रहा था। अभिषेक ने बोला, आलिम अगर तूने बाल बनाते बनाते कंटिन्यूटी मिस की, ये शॉट पता नहीं किसने क्या कलर पहना था क्या नहीं, आई एम गोना पुट अ बुलेट ऑन योर लेग। तो उसका जो बुलेट्स होती हैं, जो कि फेक बुलेट्स होती हैं, पिक्चरों में इस्तेमाल किया जाती, तो मैं भूल गया था एक चीज़। एंड देन ही स्टार्टेड फायरिंग। वो डरा रहा था मुझे कि मैं भागूँ इधर उधर, उस ज़मीन पे फायर कर रहा था।
वो जाते जाते मुझे लगी एक पैर पे, वो जो लगी ना, मैं कुछ 10 दिन चल नहीं पाया यार। उसके बाद तो सब एक्टर लोग भी हो गए, बोला तूने अपने मजाक मस्ती में उसको गोली मारी, अभी हम लोग के बाल कौन बनाएगा? So it keeps happening, and AB is a big prankster, and Anna also is a big prankster. Ajay Devgan also. अजय देवगन. Ajay Devgan तो बाप रे बाप. In fact, he just called me 3 days back also and trying to do some prank with me. So we keep doing it. Ajay has got big habit of. ये प्रैंक भी बताई दो वैसे आपने. नहीं वो करते रहते हैं, बहुत करते रहते हैं वो. अजय सर तो बहुत करते हैं मेरे साथ. उनकी लगी रहती है, किसी को कुछ भी करा सकते हैं अजय सर. उनका भरोसा नहीं है, मतलब उनको मस्ती बहुत मजा आता है उनको. अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ और समझना चाहूँगा, आपने इतने लोगों का हेयर स्टाइल दिया है, हेयर कट दिया है, एक्ट्रेसेस नहीं आती हैं क्या आलिम? हमारा नहीं, एक्ट्रेसेस बहुत आती है. ये है कि जो मेरा फोर्टे है ना, आई एंजॉय डूइंग मेंस हेयर, एंड सबका अपना एक फोर्टे होता है कि व्हाट दे एंजॉय, एंड मुझे मज़ा आता है वो काम करने में. तो मैंने अपने आप को ऐसे डाइवर्ट नहीं किया है. इनफैक्ट जो मैं फीमेल हेयर कट्स करता हूँ बहुत खूबसूरत लगते हैं लोगों को, जो भी करता हूँ सबको बहुत अच्छा लगता है. लेकिन मेरा एक फॉर्ट है जो मुझे मज़ा आता है, कि सबको आता है ऐसा, सबका कुछ ना कुछ होता है, तो मुझे मज़ा आता है मेंस हेयर ड्रेसिंग करने में. ऐसा है. ठीक है, इस बातचीत को खत्म करने से पहले मेरे पास कुछ सवाल हैं आपके लिए, और जो झटझट सॉर्ट ऑफ रैपिड फायर राउंड. ओके, सो वन सेलिब्रिटी हुज हेयर यू वुड लव टू स्टाइल बट हैवंट येट. टॉम क्रूज. Okay, most stylish Bollywood actor right now. Stylish Bollywood actor, Saif Ali Khan. One haircut trend that should never come back. I don't believe in this. I think so everything can come back. Yeah. Most challenging hair transformation you have done. I don't think so. Anything has been challenging. कि I'm a professional guy. मेरे लिए सब स्मूथ ही रहा है. ये एक ही हार्ड वर्क काफ़ी होता है. जैसे कोई संजू you can say, संजू you can say was very challenging because of making him look like Sanju, because when we were doing in the starting, he ended up looking like Rishi Kapoor instead of Sanjay Dutt. He was looking like his father when we were doing prosthetic and everything, and then we saw the pictures. राजकुमार ईरानी सर की आलिम में तो ऋषि सर लग रहा है, संजू नहीं लग रहा, और एक्चुअली वैसे ही था. फिर हमने मैंने कुछ 21 लुक टेस्ट किए थे, 21 लुक टेस्ट, यू नो, टू मेक हिम लुक लाइक संजू. और संजय दत्त का भी हेयर ड्रेसर मैं ही हूँ. और वो जो फिल्में थी, वो जो रॉकी, वो सब मेरे डैडी ने स्टाइल की थी. तो मेरे लिए बहुत वो था चैलेंज है कि मैं को ये लुक कैसे भी क्रैक करना है. तो मैं रात को रणवीर के घर पे बैठता था लुक करने के लिए. हम प्रैक्टिस करते थे, वो मुझे एक्टिंग करके दिखाता था, और मैं रिकॉर्ड करता था अपने फ़ोन से कि देख रहे बाल इधर भी आ गए, ऐसे बाल इधर ऐसे आ रहे हैं, बाल वैसे आ रहे हैं, अभी अच्छा नहीं लगेगा, अभी अच्छा नहीं. तो वी ऑल यूज्ड टू शूट एंड वी बोथ यूज्ड टू सी. सो दैट काइंड ऑफ डेडिकेशन रणवीर हैज़, यू नो. इतना होमवर्क करता है, वो बनता बड़ा कूल है कि यू नो कि कुछ नहीं एफर्टलेस है, लेकिन है मेहनत, एफर्ट है, मेहनत है. वो मेहनती एक्टर है, इसलिए वो मेहनत दिखती है इतनी. इसने अच्छा कलाकार है वो, क्योंकि ये सब बनते कूल है, लेकिन दिमाग में प्रोसेस चालू है, हार्ड वर्क चल रहा है. वो तभी स्क्रीन पे देखिएगा ना. सब चीज़ ऐसे मलाई की तरह नहीं आती है. मलाई के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मेरे ख्याल से संजू आप बोल सकते हो कि काफ़ी चैलेंजिंग था मेरे लिए. ओके, योर फर्स्ट सेलिब्रिटी क्लाइंट. विवेक ओबरॉय. मैन बन, हॉट और नॉट? हॉट. ओके, क्रेजिएस्ट क्लाइंट रिक्वेस्ट यू हैव एवर रिसीव्ड? I think so. Vicky Kaushal's Man Marziya, which was served also. When Anurag Kashyap told me that, you know, कि ऐसा तेरे को लोटस बनाना है बालों के ऊपर. I thought it's quite crazy, and then you know that you have to also make him have like a bottle green hair. You know, okay. And for Vicky Kaushal, he was also very new that time. और जब हमने किया, that also broke the internet because मन मर्जिया का जो लुक था बहुत फेमस हुआ. था. ठीक है, most memorable styling moment? I don't think so. There is any such moment where I don't think so, because मैं सबके तो बाल अमित जी से लेके सबके बाल बनाता हूँ. ऐसा नहीं कि हाँ एक हो सकता है कि जब मैं अमित जी के बाल करता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि नो माय फादर बिफोर डाइंग did his last haircut. My father died while doing his haircut during मर्द फिल्म की शूटिंग. मर्द फिल्म की शूटिंग की कंटिन्यूटी के लिए वो मैसूर गए थे, और जो कर रहे थे हेयरकट तभी उनको चेस्ट पेन हुआ, एंड नेक्स्ट डे ही डाइड. सो his last haircut was Amitabh Bachchan's haircut. For me,
I feel very nice and I get very emotional when I do Amit ji's look. So for me it's a legacy. कुछ 5 डेकेड का है. रेशमा और शेरा के बाद जितनी फिल्में थी अमित जी की, वो सब सारी फिल्में. सात हिंदुस्तानी उनकी फिल्म पहली फिल्म थी. डेब्यू फिल्म उसके बाद रेशमा और शेरा थी सेकंड फिल्म. रेशमा और शेरा में माय फादर वाज एन ऑफिशियल हेयरड्रेसर फॉर एवरीवन, फ्रॉम विनोद खन्ना टू दत्त साहब टू अमित जी. तो इट वाज एक्चुअली सुनील दत्त who got my father introduced to Vinod Khanna and Amitabh Bachchan. And if I am not wrong, please correct me if wrong, आपके पापा ने बचपन में अभिषेक का भी जी मुंडन किया था, और now you are doing like carry forward the legacy. Yeah. So for that's what I'm saying. कि my father did Mundan for not only Abhishek Bachchan, many actors who are like Sanjay Dutt, Abhishek Bachchan, Zahid Khan, Rahul Khanna, Akshay Khanna, ये सबके मुंडन डैड ने किए हैं, जो उनका फर्स्ट हेयर कट होता है. हाँ. तो ऐसे काफ़ी इंडस्ट्री में जिनके सबके मुंडन डैडी की. तो ये अभी कोई बोलेगा ये सुन के कि अरे देन ही इज़ ऑल्सो नेपो किड. ये भी नेपो हेयर ड्रेसर है. इसका बाप हेयर ड्रेसर था और फेमस हेयर ड्रेसर था, इसलिए इसको भी फेम, इसलिए इसको भी फेम मिल गया. यू नो, सारे एक्टर्स इसलिए आते हैं कि फादर. ऐसा नहीं होता. टैलेंट में ऐसा कर ही नहीं सकते हो. आप पॉलिटिक्स में कर सकते हो कि बाप पॉलिटिशियन है तो बेटे को जल्दी टिकट मिल गई, या इसको वो, हाँ, तो खानदानी ये सब चलते आ रहा है. ठीक है, इसमें आपको प्रूव करना है, आपका टैलेंट है. बार-बार if I'm doing a bad haircut, why somebody will come to me? True. Nobody wants to go to a bad hairdresser because उसमें आपका लुक खराब हो रहा है ना. लड़कों के पास घूम फिर के बस ऐसे बाल ही तो बचते हैं, हम करते रहते हैं. वही तो कह रहा हूँ कि you have to really work hard. जो लेगेसी होती है ना, वो आपको रिमाइंड करती है दैट यू हैव टू. अगर डैड ने ये बनाया तो आपको यहाँ सोचना है, तब जाके आप इधर आओगे. आप सोचोगे ये, तब आप इधर आओगे. अगर मैं ये सोचूंगा तो मैं इधर रहूंगा. तो मैं वो नहीं सोचता हूँ जो मेरे डैड ने किया. मैं ये सोचता हूँ मैं इससे 200 कदम कैसे आगे जाऊँ. जब मैं 200 कदम के बारे में सोचता हूँ तब मैं कुछ 50 कदम आगे जाता हूँ. तो वैसा होता है. तो people don't see what kind of hard work I do when I go back home and I study so much about hair, about styling, about everything. I go for so many courses all around the world. So there is a lot of hard work, Avinash, and how to stay humble and how to stay connected. तो ये पूरा एक्सरसाइज है. आपको सिर्फ काम बाल काटना नहीं है, पूरी एक्सरसाइज है. उसको आप किस तरीके से कंट्रोल करते हो और किस तरीके से सिर्फ अपना ही नहीं पूरी दुनिया का ईगो बैलेंस करना पड़ता है. क्योंकि मैं सब हीरो लोगों के बाल कर रहा हूँ तो किसी का ना किसी का तो ईगो हर्ट होगा ना. हर्ट होगा कि अरे हमको टाइम नहीं दे रहा, आलिम उधर टाइम दे रहा है, इसको टाइम नहीं दे रहा, उधर टाइम दे रहा है. बट बिलीव मी, आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं है. बिकॉज आई एम वेरी वेरी फ्रैंक. अगर मेरी डेट किसी के बाद चली गई तो मैं कभी कैंसिल नहीं करता हूँ. चली गई तो चली गई. सो इफ देयर आर सो मेनी एक्टर्स हु प्लान देयर डेट्स एंड देयर शूट्स अकॉर्डिंग टू माई एंड दे हम्बल इनफ. ऐसा बहुत हुआ है और बड़े बड़े डायरेक्टरों ने किया है कि अपनी शूटिंग 2 दिन आगे कर देते हैं क्योंकि आलिम की डेट नहीं है. पूरा साउथ ऐसा चलता है. इनफैक्ट देयर सेक्रेटरीज आई इन टच विद ईच अदर सेक्रेटरी की विच डेट यू टेकिंग ऑफ आलिम. अच्छा ये आपके पास है तो हम अपनी शूटिंग 2 दिन बाद शुरू करते हैं. आपके पास है हम अपनी 2 लुक टेस्ट 2 दिन बाद शुरू करते हैं. ऐसा होता है. इनफैक्ट एनिमल का जो क्लाइमैक्स है, जब अजीज़ आके मारता है, वो 2 दिन डिले हुआ था मेरी डेट की वजह से. तो 7 तारीख को शूट थी, वो 9 तारीख को की गई थी क्योंकि मेरे पास डेट नहीं थी. बिकॉज दे रणबीर वांटेड मी दैट डे टू बी देयर. तो काफ़ी ऐसा होता है. आई थिंक मैं बहुत छोटा एलिमेंट हूँ. आई एम नो वन टू से दिस, बट वाजिद साहब को आप पे बहुत नाज होता होगा. यू हैव डेफिनेटली होता होगा, डेफिनेटली होता होगा. और मैं चाहता हूँ कि और नाज हो, क्योंकि जैसे मैं आप कह रहा हूँ ना कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरे बच्चे भी हैं वो और आगे लेके जाए. माई किड्स आर ऑल्सो वेरी इंटरेस्टेड इन हेयर ड्रेसिंग. दे आर जस्ट 9 and 7, बट दे आर फॉन्ड ऑफ टू बिकम एन आर्टिस्ट, टू बिकम ए क्रिएटिव आर्टिस्ट. तो वो घर पे प्रैक्टिस करते हैं. जो मैनिक्विन्स होती हैं, ये होती है, उनको मज़ा आता है. जब मैं प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ तो देखते डैडी व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू ट्राइंग टू अचीव. तो मैं उनको बोलता हूँ बेटा डोंट टच दिस, देयर आर हॉट टॉन्ग्स. नो डैडी लेट मी ऑल्सो ट्राई दिस, लेट मी ऑल्सो ट्राई दिस. तो ऐसे ही सीखते हैं बच्चे.
क्रिकेटर्स भी तभी आते हैं ना जब वो अंडर 19 खेलते हैं, अंडर ठीक है। 14 खेलते हैं। ऐसे तो नहीं 20 साल में छक्के मारने शुरू कर देते हैं, बचपन से खेल रहे होते हैं ना, तब जाके। हमारे यहाँ क्या है, बच्चा पहले स्कूल जाएगा, फिर वो कॉलेज जाएगा, जब वो कॉलेज से निकलेगा तब तक तो 21 साल का हो गया। जब 21 साल का हो गया तो उसको पता नहीं क्या करना, फिर सोचता मैं करूँ क्या अभी। तो हमने भी अपनी ज़िंदगी ऐसी ही बर्बाद की है काफ़ी कॉलेज में, कि वी वर सो कंफ्यूज, वी डिडंट नो व्हाट टू बिकम। लॉट ऑफ किड्स हैव स्पॉइल्ड देयर हाफ ऑफ देयर लाइफ लाइक दैट। 21 साल में आपने आधी ज़िंदगी तो जी ली ना, और जब तक पता ही नहीं कि पता नहीं क्या करना है। तो आई ऑलवेज बिलीव यू डू योर एजुकेशन for communication skills and everything, but your professional skills are very important. So start learning your professional stuff at very early stage to know that where do you stand. आपको 15-16 की एज में शुरू कर देना चाहिए। जैसे आपने अपनी 10th कर ली, आप कॉलेज भी जाओ और साथ में प्रोफेशनल कोर्स भी करो। यूँ जैसे कि मैं कॉमर्स कर रहा हूँ, साइंस कर रहा हूँ, आर्ट्स कर रहा हूँ, फिर देखते हैं क्या बनते हैं, ऐसा नहीं होता है। फिर आप खोखले बन जाओ। फिर इसलिए बोलते हैं ना हम सब एक्टर बनना चाहते हैं, एक्टर बनना, क्योंकि कंफ्यूज रहते हैं बनना क्या। आधे शायद आप देखो तो इस देश में सब एक्टर ही बनना चाहते हैं। हर एक फ्लैट में से एक बंदा देखो स्ट्रगलर होता है, स्ट्रगलिंग एक्टर। सीरियसली बोल रहा हूँ। अग्री आई टोटली एग्री। क्योंकि वो कुछ और चीज में देखता नहीं, वो भी वो इसलिए बनना चाहता है कि वो देखता है कि उनको इतनी पब्लिसिटी मिल रही है, उनके इतने फैंस हैं, उनका ऑटोग्राफ ले रहे लोग, उनसे सेल्फी ले रहे, तो वो फेम चाहना चाहते हैं। अंदर से आर्टिस्ट नहीं है, वो बस फेम चाहिए। वो कैसे हो वो इम्पोर्टेंट है। अगर असली आर्टिस्ट है तो मेहनत करो ना, आपको अपने आप मिलेगा काम। टोटली एग्री। तो वो है, तो मैं वही जितना अगर उनको मैं प्राउड फील करा सकूं मेरे अब्बा को, तो मेरे लिए तो उतना ही अच्छा है। बट मैं हमेशा चाहता हूँ कि जो मेरे लोग हैं वो प्राउड फील करेंगे ना, वो बहुत अच्छा है। जिन्होंने मेरी स्ट्रगल देखी है, मेरे दोस्त हैं, और मैं हमेशा बिलीव करता हूँ दैट नोबडी इज सेल्फ मेड मैन। आई एम नॉट अ सेल्फ मेड मैन। और मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि जो भी मैं बना हूँ मेरे दोस्तों की वजह से बना हूँ। मेरे जो गुरुज हैं, जो उन्होंने मुझे हेल्प किया है, जिन्होंने मुझे अब्रॉड भेजा पहले, जैसे बिनाइफर करके जो लॉरियल में हैं, उन्होंने मेरी एजुकेशन के लिए मुझे पेरिस भेजा हेयर ड्रेसिंग सीखने के लिए। तो सबकी कहीं ना कहीं मदद रही है आप मेरे ऊपर। मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत हेल्प की है, मेरी माँ ने मुझे बहुत हेल्प की है मेरे डैड के मरने के बाद, मेरी बीवी ने मुझे बहुत हेल्प की है। तो आई एम नॉट अ सेल्फ मेड मैन एट ऑल। और अभी मेरे दोस्त ही मुझे हेल्प करते रहते हैं। अगर कोई किसी को सजेस्ट कर रहा है मेरा नाम कि आप आलिम से कराओ या इससे कराओ, ये बहुत अच्छा है, मेरा दोस्त है, कहीं ना कहीं तो मुझे वो हेल्प ही कर रहा है ना। ट्रू। तो मैं सेल्फ मेड कहाँ से हो गया? नहीं, बट वो हेल्प भी इसलिए क्योंकि वो चीज नहीं, वो अच्छी, लेकिन ये कह रहा हूँ कि हो। आपको कोई चीज़ भूलनी नहीं चाहिए लाइफ में। ट्रू। कि लोग बोलते हैं ना इज अ सेल्फ मेड मैन, ये कहाँ से कहाँ पहुँचा है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी सेल्फ मेड नहीं है, कोई कहाँ से कहाँ पहुँचता ही नहीं है। किसी ना किसी सीढ़ी की ज़रूरत होती है, किसी ना किसी लोगों की ज़रूरत होती है, और उन सबको आपको अपने चीज़ में याद रखना चाहिए, अपने चैप्टर्स में याद रखना चाहिए। तो मैं कभी भूलता नहीं हूँ लाइफ में। जिन्होंने मुझे अगर 2 घंटे भी हेल्प किए ना, मैं कभी नहीं भूलता हूँ। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। Indeed. Now I'll come back to my question again. If not hairstylist, what would you be? Maybe an interior designer. I'm very fond of interior and exterior of any building. Like जब ये पौधा यहाँ रखा है तो मैं सोचूंगा ये पौधा यहाँ क्यों रखा है, यहाँ से यहाँ कैसे हो सकता है, यहाँ ये तो टेबल यहाँ की है, यहाँ इस तरह से क्यों सेटिंग की गई है, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। तो मे बी ये लोगों को पता नहीं है, मे बी मैं इंटीरियर डिज़ाइनर होता। Okay. According to you, who has better hair, Ranveer Singh or Shah Rukh Khan? I think so equally. They both have equally good hair. Okay. And amazing hair. Virat Kohli or Dhoni? No, I think so both. Again, Virat Kohli has got more swag when it comes for a packaging, and Dhoni has got more coolness. एक होता है कि Dhoni is cool and Virat is hot. You can put it like that. Thank you so much for this amazing बातचीत and telling us the process कि हम जो सिर्फ देखते हैं उसके पीछे कितनी मेहनत होती है। जी। I just want to know in the end कि upcoming क्या कुछ है? How are you planning to elaborate your work and projects? बहुत सारी फिल्में, जैसे मैं काफ़ी सारी चीज़ें बता नहीं पाता हूँ, जैसे हमारे नॉन डिस्क्लोजर एक्ट होते हैं, लेकिन बहुत सारी फिल्में आप देखोगे जो कामिल लव एंड वॉर है, फिर राजमौली सर की फिल्म है, फिर एटली सर की फिल्म है, फिर प्रशांत नील सर की फिल्म है जिसमें, फिर वॉर है, वॉर 2 है,
बहुत सारी फिल्में आप देखोगे जिसमें भी काम देखने मिलेगा. जी ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर द टाइम एंड फॉर लाइक अमेजिंगली Thanks, Avinash. Thank you so much. My pleasure. Same here. Thanks. Hi, this is Alim Hakim, and you're watching me on Kalata India.